प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र का अभिवादन स्वीकार करें। हम बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीतिक विज्ञान विषय में भारतीय राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में आज गोखले के जो योगदान को हम देखेंगे, स्पष्ट करेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो भी विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वह राजनीतिक या आध्यात्मिकरण या फिर उदारवाद के प्रमुख नेता या जनक के रूप में, तो ये सारी बातें उनके योगदान के दृष्टिकोण में हम जब पाते हैं तो वह अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। जब हम अनुदाय की गोखले के संदर्भ में बात करते हैं तो मूल रूप से गोखले का जो आर्थिक दृष्टिकोण था वह सबसे अधिक, एवं दूसरा है वह उदारवाद के प्रमुख नेता या जनक के रूप में माने जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्य अत्यंत सराहनीय हैं, जो कि प्राचीन भारत को देखते हुए आज के भारत में जो कितने कार्यशील हैं, कार्य करने में सहयोग, या आज की जो प्रशासनिक या राजनीतिक शैली है वह तुलनात्मक दृष्टि से कितनी ज़्यादा लाभ की है। क्योंकि गोखले का जो नज़रिया था वह मूल रूप से इतना ज़्यादा राजनीतिक न होकर के घुमा फिरा करके आर्थिक क्षेत्र में भारत को पतन की ओर जाने से रोकना, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, एवं आर्थिक दृष्टि में भारत को मजबूत बनाना, एवं राजनीति में अध्यात्म को जोड़ करके, नैतिकता चरित्र को जोड़ करके उसको एक ऐसा पाक साफ स्वरूप प्रदान करना कि जो दुनिया के सामने एक आदर्श रूप में प्रस्तुत हो सके। और उदारवादी प्रवृत्ति को प्रमुख रूप से इन्होंने अपने विचारों में लिया। तो ये एक अर्थशास्त्री थे, एक सरल हृदय वाले थे। हालांकि इनके विचारों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम भी दिया गया आलोचकों द्वारा। गोखले साम्राज्यवादी ब्रिटेन द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा था तो एक व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति में से किसी एक मार्ग को अपना सकता था, लेकिन गोखले की देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई। उनका यह सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास निर्मूल था, जैसा कि बाद की घटनाओं में सिद्ध हुआ। ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, तो आलोचना की दृष्टि से वह एक बिना किसी इस तरह के उद्देश्य का उसको माना जाता है। लेकिन फिर भी साम्राज्यवादी जो अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे। इसके अतिरिक्त गोखले और अन्य उदारवादियों द्वारा अपनाई गई पद्धति प्रभावदायक नहीं मानी गई। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में या उदारवादी राष्ट्रवाद का मार्ग जो अपनाया, वह महत्वपूर्ण तथ्य उसमें यह निकल के आता है कि इस मार्ग को अपनाने के लिए देश के लिए त्याग करने में वे किसी से भी पीछे नहीं थे, सबसे आगे की पंक्ति में थे। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को उनके चिंतन एवं कार्यों के देन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान की दृष्टि से देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के जो स्वरूप को देखा, वह एक भावी भविष्य के निर्माण की ओर जाने वाला था। तो पहला इसमें बिंदु हम लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट करना। गोखले ने ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी रवैये और नौकरशाही के हाथों शक्ति के केंद्रीकरण की प्रबल आलोचना की। गोखले ने जिस प्रकार ब्रिटिश शासन की कमियों को बताया, उससे भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की प्रेरणा मिली। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा का भी इन्होंने
संप्रेषण किया। गोखले ने भारतीय जनता की व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार व अंत में सुशासन की मांग के लिए प्रेरित किया। भारतीय जनता में राजनीतिक प्रश्नों के प्रति जागृति भी इन्होंने पैदा की। फिर है भारतीय राष्ट्रीयता के जनक। गोखले ने देशवासियों को यह शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिकता व प्रांतीय धरातल से ऊपर उठ करके सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें और उसको प्रयोग में लें और उससे भारत की राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। उन्होंने केंद्रीकरण का विरोध किया एवं विकेंद्रीकरण को आगे लाने का भरसक प्रयास किया। गोखले केंद्रीकरण के विरोधी थे। भारत में प्रत्येक स्तर पर तथा आर्थिक, प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को पूरी तरह से गंभीरता के साथ उन्होंने अभिव्यक्त किया एवं विकेंद्रीकरण की भावना का उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों के हाथ में जो सत्ता है वो केंद्रीकृत है, उस सत्ता का कई अंशों में विभक्तीकरण करके, विभाजन करके और भारतीयों को इसमें सहभागिता के माध्यम से उन्हें इस तरह के कार्यों को देना, उनको अधिकारों को समझाना एवं उनकी उसमें सहभागिता को स्पष्ट करना प्रमुख उनका उद्देश्य था। फिर है, इसमें हम देखते हैं कि आज भी जो भारत में पंचायती राज का जो दृष्टिकोण है या जो यहाँ संचालित है, वह उस समय की स्थिति द्वारा या गोखले द्वारा जो विचार प्रकट किया, वह आज हम पंचायती राज के रूप में प्रसंग की दृष्टि से या आज जो कारगर है, जो चलती है, या जो भारत में प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों, पंचायती राज के माध्यम से जो दृष्टिकोण है, वह उनका अत्यंत आज भी प्रासंगिक है। उनका जो आर्थिक चिंतन है वह अत्यंत उपयोगी माना गया। उन्होंने अर्थशास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान के रूप में विचारों को प्रस्तुत किया। सैनिक व्यय में कमी करने की बात, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद पर पहुंचाने की बात, कर के भार में कमी करने के संबंध में, कृषि में सुधार के लिए, औद्योगिक विकास पर, इन सब बातों पर जो आर्थिक दृष्टिकोण को भारतीय परिप्रेक्ष्य में मजबूत करने का काम करती हैं, उन सभी बिंदुओं पर इनका ध्यान गया और उन्होंने देश को जागृत किया, जो कि आर्थिक दृष्टि से भारत को एक स्थायी मजबूती प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य था। उनका आर्थिक चिंतन इस बात का परिचायक है कि आर्थिक मामलों में स्पष्ट एवं उसका गहन तात्विक परीक्षण हो और उसका प्रयोग के माध्यम से वह भारत को एक अर्थ के क्षेत्र में विश्वव्यापी स्थान प्रदान करे एवं ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करे कि जो आर्थिक दृष्टि से अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक मजबूत है। और उन्होंने योगदान की दृष्टि से हम देखते हैं तो राजनीति का जो अध्यात्मीकरण किया, पॉलिटिकल का स्पिरिचुअलाइजेशन, वो सबसे बड़ा बिंदु है जो कि आगे जाकर के गांधी जी द्वारा इसको अंगीकार किया गया। तो गोखले का सबसे बड़ा अनुदाय इस क्षेत्र में भी है कि राजनीति को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए उसको अध्यात्म की दृष्टि से या माध्यम से जोड़ने का प्रमुख प्रयास। उन्होंने बताया कि साध्य ही साधनों का औचित्य है। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि हम अगर साध्य की ओर जा रहे हैं, गोल की ओर जा रहे हैं, तो उसके लिए जो मीडियम है, वह साधन है, वह भी उचित होना चाहिए। उचित साध्य की प्राप्ति के लिए उसके लिए पवित्र नैतिक साधन होना अत्यावश्यक है, क्योंकि साधन अगर पवित्र हैं तो साधन स्वाभाविक है या उसका जो फल है वह पूरी तरह से पवित्र होगा, जो कि व्यक्ति के नैतिक चरित्र, उत्थान एवं राष्ट्र के निर्माण की बात को सुशोभित करता है, उसको आधार प्रदान करता है। तो उन्होंने इस संबंध में विशेष रूप से बल दिया कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। सीबाई चिंतामणि ने बताया इस संदर्भ में, जो गोखले को अपना गुरु मानते थे, गोखले बौद्धिक रूप में इतने ईमानदार थे कि वे पहले अपने आप से अच्छी तरह जिरह किए बिना कभी कोई राय प्रकट नहीं करते थे। यानी अपने आत्म अनुभव के आधार पर
उस अंतस की आवाज़ के आधार पर वह उस राय को भारत के सम्मुख रखते थे जो 100% अनुभविक व प्रयोगवादी होती थी। ये इनका कहने का इनका भाव है शिवाजी चिंतामणि का, जो कि इन्हें अपना गुरु मानते थे। इस तरह से उन्होंने 1887 को द मैनचेस्टर गार्जियन और द टाइम्स ऑफ इंडिया में गोखले की क्षमा याचना को प्रकाशित किया। निंदा आलोचना की परवाह न करते हुए इस प्रकार के नैतिक साहस का परिचय गोखले ही दे सकते थे। इन्होंने एक गार्जियन के संवाददाता को एक वक्तव्य दिया था। भारत लौटने पर उन्हें यह मालूम है कि उनका यह वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं है, तो इस संबंध में उनको हम यहाँ पर प्रसंग में लेते हैं। ये बात 1887 में इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान विश्वस्त समर्थकों की प्राप्त सूचना के आधार पर पूना में यूरोपियन सिपाहियों की ज्यादतियों के संबंध में मैनचेस्टर गार्जियन के प्रसंग में इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। फिर है भारत सेवक समाज की जो स्थापना, इंडिया सर्वेंट सोसाइटी, ये इस संबंध में अनुदाय का विशेष बिंदु है। भारत के विभिन्न प्रांतों के योग्य तथा शिक्षित व्यक्ति इस संस्था में शामिल किए गए। उन्हें देश के लिए समर्पण भाव को अपने आप में जागृत करते हुए उनको अपनाने का प्रयास किया। इस संस्था ने ही भारत को श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और अमृतलाल ठक्कर जैसे देशभक्त दिए। इस संस्था के संविधान की प्रस्तावना में गोखले ने लिखा, अब हमारे काफ़ी देशवासियों को इस काम में धार्मिक भावना के साथ अपने आप को खपाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक रूप दिया जाना चाहिए। दिल में देश का प्रेम इस तरह भर जाना चाहिए कि उसके सामने और सब बातें महत्वहीन मालूम हों। इस तरह से इन्होंने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए। इन्हें गर्मदलीय प्रवृत्ति वालों ने तो एक दुर्बल हृदय उदारवादी, ए फेंट हार्टेड मॉडरेट कहा, और दूसरी तरफ उनकी देशभक्ति के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप इनका एक विशेषण उन्होंने ढूंढा, वह था एक छुपा हुआ राजद्रोही, ए सेडियोनिस्ट इन डिस्कस, यानी छिपा हुआ देशद्रोही, राजद्रोही, छिपा हुआ राजद्रोही। इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। तो ये इनके अनुदाय के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। पट्टाभे सीतारमैया ने भी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में लिखा है, वास्तव में वे न तो दुर्बल हृदय उदारवादी थे और न ही छिपे हुए राजद्रोही, वे तो जनता और सरकार के बीच एक सच्चे मध्यस्थ थे। तो यहाँ पट्टाभे ने अपनी पुस्तक में इन सारी बातों को स्पष्ट करके के मध्यम बिंदु के तरीके से स्पष्ट किया है कि वे इस तरह की एक तरफा बातों को ध्यान में नहीं रखते थे। एक मध्यम मार्गीय रास्ते से वह देश को आज़ादी दिलाना एवं उसको मजबूती प्रदान करना प्रमुख का था। मोतीलाल नेहरू ने भी इस संबंध में कहा है, गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे। उन्होंने अपना जीवन उसी आदर्श के लिए समर्पित कर दिया जो उन्होंने अपने तथा अपने देशवासियों के सामने रखा था। तिलक के अनुसार भी बताया गया है कि वे भारत के रत्न थे। धन्यवाद।